याद आ जाएगा तुम लोगों को। तो अब जो प्रकार पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, किसके आधार पर? घोषत्व या कंपन के आधार पर, है ना। कंपन के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। ठीक, तो हम लोग पढ़े हैं क्या है भाई? अघोष, है ना, और क्या? सघोष। याद रहे, सघोष को केवल घोष भी बोल सकता है, क्लियर है ना। इसको केवल क्या बोल सकता है? घोष। बात तो समझना। तो हमारे पास कितनी अंगुलियां हैं एक पंजे में? 5 ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ ऐसे कर लेंगे सभी लोग, है ना। जैसे कहूँ कि अंगूठे से कोई अंगुली से छुइए, अंगूठे को टच करिए, तो ज़्यादातर लोग इसी से छुएंगे ना, किससे छुएंगे? इससे छुएंगे। ऐसा नहीं ना है। मैं कहूँ 3 अंगुली दिखाओ, तो 3 अंगुली दिखाओ। देखो कॉमन सी बात है, यही वाला किए ना, किए ना। 3 अंगुली का मतलब कोई ऐसे ही दिखा सकता था, है कि नहीं? 3 अंगुली का मतलब ऐसे ही दिखा सकता था, लेकिन 3 अंगुली का मतलब ऐसे भी दिखा सकता था। क्यों ऐसे ही दिखाया? ये ह्यूमन साइकोलॉजी, मुझे पता था कि यही दिखाएंगे सब, है ना। कहने का मतलब ये आसान पड़ता है। तो उसी तरह से मैं कहूँ कि अंगूठे से छुओ, तो यही छुओगे, है कि नहीं। अंगुली से अंगूठे को छुओ। या फिर ये बताओ किससे लिखते हो? इसी से लिखते हैं लोग। तो बस इतना याद रहे। जैसे कि अब मैं बता दे रहा हूँ, ये देखो, याद नहीं करना पड़ेगा, मैं ये इस तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो, ठीक है। 2 कैठ अंगुली है, बता देना, ठीक है ना। चलो, ये सपोज कर तुम्हारा हाथ है ना। हाथ नहीं बनाया हूँ कि इस तरीके से बना दूँ, ठीक है, समझ गए ना। तो अब इन 2 अंगुलियों को क्या कर रहे हो तुम? टच कर रहे हो। तो ये 2 अंगुलियाँ क्या हो गई? अघोष। क्या हो गई? और ये तीनों क्या हो गई? समझ में आया? मतलब जब हम वर्ग वाले में पढ़ते हैं, मैं लिखता हूँ क वर्ग को, क, ख, ग, घ, ग, सही है ना। तो कहते हैं किसी भी वर्ग के 2 वर्ण, प्रारंभ के 2 वर्ण अघोष तथा बाद के 3 वर्ण क्या होते हैं? सघोष। ये क्या है? अघोष, है कि नहीं। और ये क्या है? सघोष, है ना। तो या तो याद कर लें, या तो ये समझ लें उंगली वाला। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो देखो, क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे बस इसको टच कर लिए। ये क्या है हमारा? अघोष। जब भी ऐसे टच करोगे तुम्हारे माइंड में चल जाएगा कि पहला और दूसरा, जो बच गया तुम्हारा क्या हो गया? वो सघोष हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अघोष, सघोष। तो अब लिखने के कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना क्लियर हो गया। अब इसके अलावा 2 बातें याद रख लो। 2 बातें याद रख लो कि सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अभी और चीजें लिखना है, अंतस्थ उसमें बचा है ना। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। मतलब यह हुआ, देखो जब तक ये नहीं जानोगे ना, तुमको संधि पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। रटना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। परिभाषा बड़ा सा रटना पड़ेगा कि यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण ये हो तथा दूसरे का पहला वर्ण ये तथा ये हो, तब जाकर के ये वाली संधि होती है ना। तो उतना रटना नहीं पड़ेगा। अगर तुमको ये सब आता है तो समझ में आया कि नहीं। तो अगर केवल ऐसे सघोष बोल देंगे तो तुम्हारे माइंड में चल जाएगा कि सघोष में है क्या, है कि नहीं। अच्छा, इतना क्लियर है कि जितना भी तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग और सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। इसके अलावा तो और चीज है अघोष में और सघोष में। इसके अलावा क्या क्या आते हैं? तो जितने स हैं, सकार, षटकोण स, सड़क स, शरीफा स, तो ये लिख देता हूँ स और स, ठीक है ना। ये किस में आ गए? समझ में आया। और अंतस्थ जो हैं य, र, ल,
व, इसके अलावा ह। ये देखो उष्म है कि नहीं है, लेकिन एक उष्म जो ह है वो किस में आता है, सघोष में आता है, और बाकी अंतस्थ किस में आते हैं, सघोष में। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब हो गया अब तुम्हारा अघोष और सघोष खत्म। अब लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा एवं, ना देखो पहला एवं दूसरा वर्ण एवं कितना देख लो, तीनों सकार, समझ रहे हो ना, स ये क्या है भाई, अघोष है ना। ऐसे क्या है, पहला दूसरा और तीसरा, इसके अलावा अंतस्थ, मेरी बात समझ रहे हो, और इसके अलावा ह, ये सभी के सभी क्या है, सघोष। कोई दिक्कत अघोष सघोष में? अरे उल्टा लिखा गया, हाँ 3 4 5, देखो एक 2 ही लिख दिया था, 3 4 और 5 गिनती लिखा गया था, सही है ना, क्लियर है। यहाँ पर हमें दिख भी रहा है, अगर कभी ये वाला भूल भी गया तो तुम्हारे हाथ है तुम्हारे पास, है ना, अघोष सघोष है कि नहीं, कभी नहीं भूलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से क्या है, अघोष और सघोष, इसमें कोई दिक्कत। अब एक होता है प्राण वायु के आधार पर, जैसे पढ़ते हो ना, महाप्राण और अल्प प्राण या अल्प प्राण महाप्राण। तो ये प्राण क्यों कहा गया, प्राण वायु के आधार पर बोला गया, या फिर अल्प प्राण महाप्राण, इस वर्ण को क्यों बोला गया, व्यंजन को जब बोलते हैं तो देखो, जब हम बोलते हैं कोई वर्ण तो हमारे मुख से हवा निकलती है ना, और हवा की वजह से ही जिंदा है ना हम लोग। भाई वायु नहीं रहेगी तो जीवित रहेंगे, प्राण हमारे निकल जाएंगे। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्राण वायु बोला है ना, प्राण वायु के आधार पर, तो प्राण या हम लोग जीवित किसके वजह से हैं, वायु के आधार से। तो जब हम बोलते हैं वर्ण को, कोई भी वर्ण बोले तो हवा निकलती है, तो जिनमें कम हवा निकले उन्हें हम अल्प प्राण बोलेंगे। अल्प मतलब कम, महा मतलब अधिक, और जिनको बोलने में अधिक प्राण निकलेंगे अर्थात वायु निकलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, महाप्राण। तो देखो किताब में क्या देता है, अब ध्यान सुनो, समझ में आया है ना, मिटाना नहीं है, मिटा भी दें। अब समझ में आ गया तो अपनों से बना लोगे, है कि नहीं, माइंड में मतलब इतना चल गया तो अपने से भी बन जाएगा। नहीं लिखना हो तो बाकी तो वीडियो रहेगा ही, है कि नहीं। अब ये देखो पीडीएफ भी दे रहे हैं, अब क्या चाहिए, अब जान चाहिए, अल्प प्राण। वो अलग बात है कि यहाँ पर जाने दो, सब बात नहीं बोलेंगे। महाप्राण देखो किताब में क्या देगा कि किसी भी वर्ग का क्या देगा, पहला तीसरा और पांचवा, यही देता है ना, पहला तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण, तथा दूसरा एवं चौथा महाप्राण, है ना। रटे हो कि नहीं तुम लोग ऐसे ही, तो याद है तो अच्छी बात है। ऐसे क ख ग घ ग, क्लियर है। अब देखो हमने क्या किया था, एक को छोड़कर एक खत्म, आइए देखो ऊपर से बन गया, समझ में आया कि नहीं, यही ना महाप्राण है। तो ये हो गया महाप्राण, महाप्राण, ये हो गया अल्प प्राण, अल्प प्राण एक ही में लिख दिए, क्लियर हो गया ना। अब देखो मान लो ये तो रटा रटाया बात है यार, चलो अब सभी लोग अपना हाथ खोलो, ऐसे खोल दो हाथ, चलो ऐसे इसी पर काम कर जोगा। अब पढ़ो, क ख ग पढ़ो, बोलो क ख ग घ अंग। अब सोच कर पढ़ो, क ख किस में ज़्यादा हवा निकला, बोलो ग घ किस में हवा ज़्यादा निकला, क्या भूल जाएगा अब जिंदगी में। जिसमें ज़्यादा हवा निकला क्या हो गया, जिसमें कम निकला क्या हो गया। तो रटोगे, हो गया कि नहीं हो गया, नहीं ना रटोगे, रट लोगे। अब रटोगे नहीं, पगला जाओगे, तब वो तुमसे कोई पूछेगा तो बता दोगे कि नहीं यार क ख ग, हम बोल दिए म, तो तुम गिनोगे नहीं अक्षर, म को बोल कर देख लोगे। बोलूँ भ कौन सा है तो बोलोगे नहीं, भ बोलोगे हवा ज़्यादा निकल रहा है यार,
महाप्राण हो गया। ये है तरीका, समझ में आया? कभी भूलोगे? नहीं भूलोगे ना? तो लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी मैं कह दूंगा कि रट लो, लेकिन मैं ज़्यादातर कहूँगा कि रटना नहीं है। समझ में आया? जब मंदिर बना दिए तो मंदिर वाला महाप्राण और छोटा वाला अल्प प्राण, तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला तीसरा बोले, हवा निकला, क्लियर हो गया। समझ में आया? बस इसके अलावा तुमको कुछ चीज़ें याद रख लेनी है महाप्राण में। जैसे एक बार अब कोई भी मैं बोल देता हूँ, चलो मैं बोल देता हूँ, बताओ त कैसा वर्ड है? कैसा है? चलो बोलो ध कैसा है? कोई दिक्कत नहीं ना? गिनना पड़ेगा। अब देखो बस तुम्हें याद क्या करना है, जो अल्प प्राण है, ठीक है ना, तो सभी अंतस्थ मतलब य र ल व ये सब क्या है? अल्प प्राण। और सकार तथा ह, स स ह, ये क्या है? महाप्राण। समझ में आ गया? कर लोगे? पक्का? भूलोगे कि नहीं? पक्का नहीं ना भूलोगे? ठीक है, मिटा दें इसको, मिटा देना। देखो हमने क्या बताया कि जिस वर्ड को बोलने में हवा ज़्यादा निकलता है उसे हम क्या बोलेंगे? महाप्राण। जिसको कम निकलता है अल्प प्राण। तो य र ल व पढ़ कर देख लो एक बार, तो ये याद रख लो, है ना? स ह बोल कर देख लो, इसके अपेक्षा निकल रहा है कि नहीं? तो क्या कोई यूट्यूब वाला ऐसे पढ़ाया है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि इसे पढ़ लो, नहीं याद करना पड़ेगा। मिटा देता हूँ, अब याद रहेगा ना? मिटा दे रहा हूँ। तो देखो व्यंजन खत्म हो रहा है, अल्प प्राण और महाप्राण भी खत्म। नहीं लिखोगे कॉपी में तब वो रोड पर चलते चलते बता दोगे। सही बात है कि नहीं? देखो रटने वाला मैं बता देता हूँ क्या क्या है, बता चुका हूँ ना, उसको तुम लोग प्रैक्टिस करना, किताब खरीद कर। नहीं है तो लुसेंट ही ले लो, उसी से पढ़ो। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, मैं बताऊंगा ट्रिक उसका, बताऊंगा तत्सम तद्भव पहचानने का, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 में 100 में बता दूंगा। तुम्हें हेल्प मिल जाएगी, 50-60% तो पक्का हेल्प मिल जाएगी, बाकी 50-60% तुम याद कर लोगे। समझ में आया? अब इसके अलावा हम लोगों का कोई और तरीका से पढ़ते हैं। अब कोई और तरीका से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक और तरीका है, स्पर्श के आधार पर मैं लिख करके लाया हूँ, या उच्चारण के आधार पर वर्णों के प्रकार। ठीक है ना? तो उच्चारण के आधार पर क्या क्या किया गया है? कभी कभी ऐसा सुनते हो, निम्नलिखित में से कौन सा नासिक के वर्ण है? बोलता है कि नहीं? तो दे देता है, मान लो कि ख दे दिया, ट दे दिया, न दे दिया, द दे दिया। कौन सा वर्ण नासिक के है? न, है ना? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ये किस आधार पर हम बोल पाए? उच्चारण के आधार पर न बोल पाए, है कि नहीं? तो उच्चारण के अगर आधार पर वर्णों का अगर मैं वर्ग करूं या व्यंजनों का वर्ग करूं, तो उसमें क्या हो जाएगा? 7 से 8 प्रकार आएंगे, वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, चलो पहला क्या मैं लिख रहा हूं? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है ना? उच्चारण के आधार पर। चलो पहला मैं लिख रहा हूं स्पर्शी, जो कि याद है, दिमाग में चल रहा है ना। दूसरा देखो क्या है? संघर्षी। तीसरा देखो क्या है हमारा? स्पर्श संघर्षी। चौथा क्या है? नासिक्य। पांचवा है संघर्षहीन। छठा है प्रकंपित। इसी का एक अन्य नाम है लुंठित, है ना? ठीक है। इसके अलावा क्या है? पार्श्विक। अब देखो 8वां क्या है? ताड़न जात। अब बताओ ये सब पढ़ चुके हैं कि नहीं? ठीक है ना? या उश्रित, यही था ना? 8 प्रकार हो गए कि नहीं हो गए? इसमें से बताओ क्या हम लोग नहीं, मतलब तुम लोग नहीं सुने हो? जो जो सुने हो पहले वो बोलते जाओ।
इधर नीचे ही से बोलते जाओ। ताड़नजात सुने हो, क्या क्या है? ड़, ढ़। और पार्श्विक, पार्श्विक का क्या है? ये नहीं सुने हो, ये सुने हो ना? पंचमाक्षर लिख दूं बस, है ना? मैं नहीं लिख रहा हूँ, समझ गया कि लिखना पड़ेगा? इसको भी न ही पढ़ देते हैं, बस यही है ना? और क्या नहीं पढ़े हो? स्पर्शी तो पढ़े हो ना? तो मैं बोल दूं लिख लोगे कि लिखना पड़ेगा? हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, स्पर्श ना। स्पर्शी व्यंजन में तो हम लोग तो ऐसे तो पढ़ चुके हैं कि क से लेकर के म तक, है ना, 25 वर्ण, है ना, स्पर्श व्यंजन। लेकिन जब हम उच्चारण स्थान के नाम पर जब करते हैं तो नाक से भी आवाज़ आने लगती है। जैसे ग बोलेंगे, य बोलेंगे, ड़ बोलेंगे, न बोलेंगे, म बोलेंगे, तो नाक से आवाज़ आती है। प्रैक्टिकल करना हो तो नाक दबा करके करना, हवा जरूर आएगी उसमें। तो इसमें से तो पंचमा अक्षर तो सभी लोग निकल गए नाक वाले में। तो इसका मतलब जितने स्पर्श वाले बचे, 4 वर्ण बचे कि नहीं बचे? तो मैं केवल 4 लिखा हूँ, इसका मतलब प्रथम 4 क, ख, ग, घ, समझ में आया? अंग, अंग आया मतलब कहाँ आ रहा है? नाक से, तो इसीलिए तो नासिक के में लिखा हूँ। समझ में आया? ये उच्चारण के आधार पर है। तो इसमें कोई अंत मतलब दिक्कत नहीं ना है अब? अच्छा, संघर्षी के बारे में पढ़ लिए हैं या उसमें व्यंजन? अच्छा बताइए, च वाला यहाँ पर स्पर्श संघर्षी में है ना, इसलिए वो गायब है। ठीक है, समझ में आया? तो देख लो, इसमें भी 4 वर्ण ही लिखा हूँ। इसमें भी क्या लिखा हूँ? 4 वर्ण। क्यों? क्योंकि यहाँ कहाँ चला गया? नासिक के वाले में। समझ में आ गया कि नहीं? पंचमाक्षर में। अब यहाँ पर देखो स्पर्श, यहाँ पर संघर्षी में स, 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 ह, भाई उसमें व्यंजन को लिखवाए थे ना, संघर्षी व्यंजन। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना? ऐसा होता है कि जिन वर्णों को बोलने में संघर्ष करना पड़े उसको संघर्षी बोलते हैं। तो परिभाषा पढ़ करके हम नहीं समझ सकते हैं। अच्छा, समझ में आया कि नहीं? है स्पर्श व्यंजन क्या है? जो स्पर्श में नहीं है वही स्पर्श संघर्षी में है। समझ में आया कि नहीं? देखो, स्पर्श में क्या नहीं है, तो मतलब स्पर्श संघर्षी में क्या होगा? समझ में आया कि नहीं? भाई संघर्ष में हमें पता है क्या है, तो जो स्पर्श में नहीं है वही स्पर्श संघर्षी में होगा। समझ में आया कि नहीं? जो ना ही स्पर्श में होगा ना ही जो संघर्ष में होगा, तो दोनों स्पर्शी संघर्ष में है कि नहीं है? कोई दिक्कत? च वर्ग। अब नासिक के वाले में दिक्कत तो होगा नहीं। संघर्षहीन मतलब देखो, जब स्वर को बोलोगे तो कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। तो संघर्षहीन मतलब स्वर वाला आएगा अर्धस्वर, अर्थात अर्धस्वर में क्या है? य तथा व। इनको क्या बोलेंगे? संघर्षहीन। देखो, लुंठित वाला पढ़ ही चुके हो। प्रकंपित बोल दिया मतलब जब जीभ हमारा कंपन करने लगता है कि नहीं र बोलने पर, तो प्रकंपित वाला तुमको पता है। पार्श्विक वाला पता ही है। ताड़नजात पता ही है। तुम्हारे लिए नया क्या आया? ये स्टार वाला नया आया कि नहीं? बाकी तो कोई नया आया नहीं, संघर्षहीन नया शब्द आया। तो बस याद रहे कि अर्ध स्वर को क्या है? संघर्षहीन कह रहे हैं, तो यह वह संघर्षहीन में आ जाएगा। और स्पर्शी, बाकी तो कोई दिक्कत इसमें। अब वर्णों की संख्या जब गिनना हो तब ना गिन लेना। 4 चौका 16 है कि नहीं? इसमें कितने हैं? 4 और नुक्ता कितने हैं? 5 है। 5 4 9 है कि नहीं? 4 इसमें है, गिन लेना जितने वर्ण हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। एक बार जरूर पढ़ना, तब नहीं तो भूल भी सकता है। बाकी चीज़ें नहीं भूलेगा, हो सकता है तुम्हें इसमें भूल जाए। अगर ये सब याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है ना? मिटा रहा हूँ, इसको मिटा दूँ। और कहाँ से निकल रहा है? पीछे से निकल रहा है एकदम ना, कंठ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? आ बोलोगे, वो भी कंठ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही कुछ कि नहीं? देखो, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि कभी कभी स्वर से भी पूछ देता है कि अ का उच्चारण स्थान है, दे देगा ए का उच्चारण स्थान है, समझ, दे देगा औ का उच्चारण स्थान है। जरा ऊ बोलो तो इसका मतलब ये ओष्ठ से आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? भले ही उसमें दिखे कि नहीं यार ये भी तो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन इसमें आपका क्या क्रियाशील हो रहा है? ओठ ना। तो ऊ जब बोलेंगे ऊ ऊ, तो ये क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। समझ में आया?
अब जरा देखना कैसे हम लोग बात करते हैं, फिर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, समझा दूंगा, कर लोगे। देखो जैसे हमने कहा, अगर तुम्हें अ का पता हो गया, आ का पता हो गया, क्या है भाई, कंठ है कि नहीं। चलो, और किसी का भी नहीं बताया हूं, उसके पीछे कारण क्या है, पहले ये सीख लो। ऊ कहाँ से आता है, ओष्ठ से। समझ में आया। अब तुमसे ये पूछ दिया ये क्या लिखा है भाई, ओ ना, का उच्चारण स्थान क्या है, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। बताओ, अब बताओ इसका ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, अगर दिमाग है तो बता दो। दिमाग नहीं लगाए, कितना है। अब देखो ये ओ किससे मिलकर बनता है, अ और ऊ, सही बोल रहा हूं कि नहीं। अ का उच्चारण क्या है, और ओ का, ऊ का ओष्ठ, यही है ना। मतलब इसको क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ, है कि नहीं। याद आया, ऐसा भी ऑप्शन देता है, कंठ तथा ओष्ठ दे देगा या दे देगा कंठोष्ठ। तो ओ तथा औ, ओ तथा औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। कंठस्थ नहीं, कंठस्थ अलग हो जाएगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, लिस्ट बनाऊंगा, लेकिन समझ में आया ना। अब देखो जैसे कि अब क्या है इसके, अच्छा हमने कौन कौन सा स्वर छोड़ दिया है, कौन कौन सा स्वर छोड़ दिया है। हाँ, अब देखो ई हमने छोड़ दिया है, बड़ी ई छोड़ दिया है, ए छोड़ दिया है और आई छोड़ दिया है ना। क्यों छोड़ा है, क्योंकि इसी के सहायता से ये बनता है, इसलिए छोड़ दिया था। समझ में आया। देखो अब जरा ई बोलो तो तुम्हारा मुख जो है पिचक जाएगा, और ई ना, जीभ का किनारा किनारा वाला भाग तुम्हारे तलवे पर लगेगा। बोल कर देखो, ई है ना। तो मतलब ये कहाँ से बोला जा रहा है, तालव्य से। ये तालु से बोला जा रहा है, ये है क्या, तालव्य। अब सोच लो कि ये तालव्य है ना, तो इसके बारे में पता हो जाएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि एक किससे बना हुआ है, अ से और ई से। याद आया। तो अ कहाँ है भाई, कंठ है, और ये क्या है, तालव्य, है कि नहीं। तो इसको बोलेंगे कंठ तालव्य। क्या बोलेंगे। अच्छा अब बताओ तुम्हें इतना चीज में क्या रटना पड़ेगा, केवल अगर तुम भूल भी गए तो ई को याद कर लो कि तालव्य से बोलते हैं। और हमने प्रैक्टिकल करा कर दिखा गया कि ई बोल कर देखो, तुम्हारा जो जीभ का दोनों किनारा है तालु के किनारे पर लगेगा, मसूड़े के आसपास लगेगा कि नहीं। तो पता हो जाएगा कि नहीं ई कहाँ से बोला जा रहा है, तालु से। और ई और अ मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। तो अ धन ई, अ को कहाँ से बोल रहे हैं, कंठ से। ई को कहाँ बोल रहे हैं, तालव्य से। तो ए को कहाँ बोलेंगे, कंठ तालव्य से। कहाँ से बोलेंगे, कंठ तालव्य। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। नहीं ना भूलेगा, मिटा दें। अब मिटा कर एक लिस्ट बना रहे हैं, फटाक से तुम लोग लिख लेना। और लिस्ट भी देखो, इसका पहला ले लेते हैं, ये क्या है, अ और आ। समझ में आया कि नहीं, बोलो अ तथा आ एवं, और क्या हो जाएगा हमारा, क वर्ग। हाँ, क वर्ग ना, एवं क वर्ग, ये कंठ हो गया। इसके अलावा क्या और कोई वर्ड पढ़े हैं क्या हम लोग कंठ वर्ग, कंठ में नहीं ना। देखो लेकिन जब कभी ऐसा आ जाए कि ये क्या पढ़ रहे हैं, ये अतः है ना, ये अतः है, तो जहाँ विसर्ग लग जाता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। ठीक है, नोट में लिखवा दूंगा, किसी में लिखवा दूँ, समझ जाओगे ना। अच्छा, क वर्ग हो गया। अब ये देखो, अब हमारे पास क्या है, तालु। तो दूसरा में यही है ना, समझ रहे हो। तो ये देखो ई लिख दिया, तालु में फिर दूसरा। समझ रहे हो कि नहीं। अगर तुम्हें याद है तो फिर रटना नहीं पड़ेगा। आप दूठ ले लिए, अब कंठ में हो गया, तालु में दूठ शुरुआत का फिर ले लिए, फिर यहाँ से दूसरा ले लिए। तो इसका मतलब एवं क्या हो जाएगा हमारा, च वर्ग ना। जो एकदम आसान हम लोगों को याद है वो लिख लेते हैं, जो बचेगा नोट करा के लिखवा दूंगा। ठीक है। अच्छा अब देखो तीसरा, अब तीसरा में ये मत लिख लेना, क्योंकि अब ये हमें याद है ना,
जैसे हम बोलते हैं तो वोट हमारा क्रियाशील हो जाता है। तो अब इसका मतलब इसको हमें लेना नहीं है। अब बताओ ये क्या है, मूर्धा है ना, तो हमारे पास मूर्धा में क्या है, री। री बोल करके देखो, री बोल कर देखो मूर्धा है कि नहीं है, मुड़ रहा है ना, तो री हो गया। इसके अलावा क्या है, तीसरा हम क्या ले लेंगे, ट वर्ग। देखो ये चीज़ें लिखवा दे रहा हूँ लेकिन तुमको याद है भाई, मूर्धन्य क्या है, ट वर्ग, याद है कि नहीं याद है, बाकी सब याद है, बस ये नहीं ना बताए थे स्वर वाले में, स्वर वाला भी बता दे रहे हैं। अच्छा ट वर्ग हो गया। दंत से क्या बोलते हैं, चौथा बोलते हैं, चौथे पर रहा है तो चौथा हो जाएगा, हैं? ई दंत से ना बोला जा रहा था, नहीं वो तालव्य से बोला जा रहा था, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये और ये संयुक्त हैं तो संयुक्त बोला जाएगा, दो लोग बोलेंगे इसमें, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। जैसे कि कंठ तालव्य समझ रहे हो, और कंठ ओष्ठ है ना, ये संयुक्त है तो संयुक्त उच्चारण भी निकलेगा, समझ में आया कि नहीं। हाँ, दो लोग प्लस करके लिखे थे कि नहीं लिखे थे। अब उसके बाद दंत में क्या है बताओ, त वर्ग, और ओष्ठ में क्या है, ओष्ठ में क्या है, उ और उ, इसके अलावा प वर्ग है ना। अब इसके बाद जब आएंगे तो जोड़ने वाला आ जाएगा, है ना। कंठ तालव्य जोड़ लेते हैं, कंठ और तालव्य बताओ कौन कौन से होंगे। कंठ से अ बोले जाते हैं ना, हैं, और तालु से ई, तो अ ई से मिलकर क्या बनता है, ए तथा ऐ, ठीक है ना, यही पढ़े थे ना। अच्छा कंठ और ओष्ठ, यही ना, ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से क्या मिलकर बने हैं, ओ औ, ओ औ। क्लियर है कि नहीं। प वर्ग लिख ही चुके हैं, इसको मिटा देंगे। बाकी तो तुम्हें याद ही है कि ये क्या है, अंतस्थ है ना, और ये क्या है, संघर्षी है या उष्म है, लिखवा चुके हैं, तो फिर बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए इसको बनाया, कम से कम तुम्हारे पास ये दोनों नए जो चीज़ मिल रहे हैं वो तुम्हें क्या हो जाए, मिल जाए, और री भी मिल जाए। री भी क्या है, हमारा मूर्धा है। इसके अलावा मूर्धा में क्या है, ये स वाला है, मूर्धन्य स, याद आ गया, बोलते हैं ना मूर्धन्य स। अब देखो इस त वर्ग में तुम्हारा ये आ जाएगा दंती स, क्या आ जाएगा। अब च वर्ग में आ जाएगा तुम्हारा सलीफा स, जिसको बोलते हैं बड़का स, तालव्य में। नया चीज मिला कि नहीं ये, तो इसलिए मैंने ये बनवाया। अब इसको कॉपी कर लो फटाक से। जैसे कि अगर क्वेश्चन दे देगा निम्न में से ना, निम्न में से गोल वर्ण है। अब देखो व्यंजन में गोल वर्ण बोल दिया, नाम सुने हो कि नहीं कभी। अलग बात है कि मैं ऑप्शन दूं तो कर लोगे, गोल वर्ण। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 गोल वर्ण पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चलो बताओ गोल वर्ण क्या है इसमें से। गोल वर्ण क्यों, अच्छा तर्क रहा होगा ना, ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन तर्क तो जरूर हुआ होगा कि गोल वर्ण कहे हैं तो मतलब क्यों क को आंसर दिए, क्योंकि यहाँ पर गोला बनाए हैं इसीलिए ना। लेकिन याद रहे कि क्या है, ट है। समझ में आया कि नहीं। तो गोल वर्ण कौन कौन से हैं, तो हिंदी वर्णमाला अभी जब पढ़ोगे है ना, देखो मिटा दिए, नहीं मिटाना चाहिए था हमको, मिटा दिए मतलब सीखते, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ऐसे वर्ण जिनको बिना खड़ी पाई के सहारे लिखा जाता है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, मतलब जिनके नीचे आते तक मतलब खड़ी पाई का यूज नहीं होता है, वो गोल वर्ण होते हैं। खड़ी पाई लगा है ना नीचे तक, खड़ी पाई लगा है ना, खड़ी पाई लगा है ना, इसमें लगा है क्या, जैसे कि ऐसे नहीं ना लगा इसके साथ। अब देखो अगर इसमें नहीं लगा होता तो ये भी गोल वर्ण होता है, लेकिन लगा है कि नहीं, समझ पाए कि नहीं। अब तुम बताओ अंगा में कोई लगा है, कुछ नहीं लगा,
तो ये गोल वर्ण है। गोल मतलब यहाँ पर घुमाव, समझ में आया। अब क्या होगा, बिल्कुल होगा, छ भी है ना। देखो ट है, ठ है, ड है, ढ है, समझ में आया। इसके अलावा त थ द है कि नहीं है, ध है नहीं है, न है नहीं है। अब बताओ कौन सा होगा, देखो 3 3 6 1 7, एक ठो ह है, समझे कि नहीं है। अब तुम लिख करके देख लो, आप लिख कर देख लीजिए, कहीं भी अगर बिना खड़ी पाई का अक्षर कोई लिखा जाता हो तो बताओ। अर्थात हिंदी वर्णमाला में कुल 8 गोल वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं भाई, गोल वर्ण, 8 गोल वर्ण है। नया चीज सीखे कि नहीं, अच्छा चलो वेरी गुड। क्या ये घुमाव है क्या, हमने कहा ना कि मतलब जिसमें क्या हो, घुमाव हो, जो बिना डंडी का लिखा गया हो, है ना। मतलब अंत में हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, घुमा हो। ऐसे कहने लगोगे तो सर ख भी तो घुमा है, ऐसे कहोगे तो यह भी घुमा है, भैया ये तो है। अब समझ में आया कि नहीं, र है कि नहीं गोल वर्ण, र नहीं ना है, क्योंकि तुम ही देख लो, ये भले ही नहीं लिखा है लेकिन ये क्या है कि नहीं है। र लोग ऐसे दूठ डंडा से भी लिख देंगे तो क्या र नहीं समझ में आ रहा है, ये चीजें हैं। र ऐसे नहीं लिखा जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। गोल वर्ण संयुक्त जब अक्षर जब पढ़ते हैं तो देखो, एक होता है संयुक्त व्यंजन, एक होता है संयुक्त अक्षर। ये क्या है, गोल वर्ण है, ये क्या है, गोल वर्ण। तो संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त वर्ण में क्या अंतर है वो सोच लो एक बार। देखो संयुक्त व्यंजन क्या है पहले वो देख लेते हैं। हम क्या कहते हैं, छ, त्र, ज्ञ और क्या है, स्र, है कि नहीं है ना। इसी के सारे शब्दकोश भी देखे जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा अब, लेकिन अब टाइम हो रहा है इसलिए कल बताऊंगा। इतना समझ में आया। लेकिन इसी में एक आ जाता है कि द्वित व्यंजन क्या है, नाम सुने हो, द्वित व्यंजन है। हाँ दिल्ली का, सही कह रहे हो। क्यों भैया इसको द्वित कहे हैं, अच्छा ये बताओ तब इसको क्या कहेंगे, इसको मक्खी को क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें मतलब आधा का लगा है, हाँ ख है, ख में लगा है, हाँ और उसमें दिल्ली में ल पर ही लगा है। हाँ मतलब जब दो एक ही वर्ण पे उसी का आधा लग जाए, उसी का स्वर रहित रह जाए तो वो द्वित व्यंजन हो जाता है। इस पर चर्चा कल करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।